जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि चालुक्य राजवंश या कहें कि कर्नाटक के बादामी के चालुक्य राजवंश। इसी के साथ यह हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज नंबर 93 है। आपको ये देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ पर हम कितनी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ के इन्होंने किन प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी, यहाँ के जो राजा थे प्रमुख है ना, उनके बारे में है ना। ये हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास सीरीज नंबर 93 है। यानी कि इससे पहले हमने 92 टॉपिकों पर बात कर ली है, यानी कि प्राचीन भारत के 92 टॉपिकों को विस्तार रूप से चर्चा किया है। ये गुप्तोत्तर भारत पर पार्ट नंबर 3 है। यानी कि जो गुप्तों के बाद का टाइम पीरियड आता है 550 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक, इनके अंदर जो पार्ट नंबर 2 और फर्स्ट था, इसके अंदर हमने देखा था अलग अलग राजवंशों के बारे में, जैसे कि मौर्य राजवंश, मैत्रक राजवंश। इसके अंदर हम देखेंगे चालुक्य राजवंश से के बारे में। तो देखिए कि जो चालुक्य राजवंश है, इस चालुक्य राजवंश को बादामी चालुक्य राजवंश भी कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि भाई जो ये चालुक्य राजवंश है ना, इस चालुक्य राजवंश की जो राजधानी थी वो बादामी थी। उसको बादामी या कहें कि जो कर्नाटक है, इस कर्नाटक के अंदर एक स्थान था जिसका नाम वातापीपुर। ये वातापीपुर जो कि इनकी राजधानी थी, चालुक्य वंश की राजधानी वातापीपुर थी। इसे वातापीपुर को वर्तमान में बादामी नाम से जाना जाता है। इसके कारण इसको बादामी चालुक्य राजवंश के नाम से जाना जाता है। अब जो ये चालुक्य राजवंश था ना, ये मुख्य रूप से कहें कि जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत का पूरी तट को छोड़कर जो बाकी का भाग था, इस पर जो कि चालुक्य राजाओं ने शासन किया। हाँ, हालांकि कुछ समय पर ये राजवंश और भी बढ़ा, लेकिन कुछ समय बाद में ये विखंडित भी हुआ। कहने का मतलब है कि अलग अलग राजाओं ने इनका विस्तार करते रहे। कुछ राजा जो कमजोर हुए तो ये छोटा हो गया, कुछ राजा जो ज्यादा शक्तिशाली हुए तो ये ज्यादा बड़ा हो गया। कि मुख्य रूप से हम देखें तो ये चालुक्य राजवंश आज का जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इसी के साथ दक्षिणी मध्य प्रदेश, गुजरात, इन इलाकों पर ये चालुक्य राजवंश हुआ। तो देखो मोटर ऊपर हम पहले देखें कि जो चालुक्य राजवंश का जो प्रथम शासक हुआ उसका नाम था पुलकेशी प्रथम शासक हुआ। फिर बाद में हुआ कीर्तिवर्मा प्रथम शासक हुआ। फिर हुआ मंगलेश, कीर्तिवर्मा का भाई मंगलेश शासक हुआ। फिर हुआ पुलकेशी द्वितीय जो कि शासक हुआ। पुलकेशी द्वितीय के बाद में जो कि विष्णुवर्धन जो कि शासक बना। फिर विक्रमादित्य शासक बना। विक्रमादित्य के बाद में विनयदित्य शासक बना। विनयदित्य के बाद में विजयदित्य शासक बना। विजयदित्य के बाद में विक्रमादित्य सेकंड शासक बना। फिर कीर्तिवर्मन सेकंड शासक बना। ये तो हमने कुछ मोटे तौर पर देखी। अब यहाँ पर बारीकी से इसकी चर्चा करेंगे। तो देखें कि जो पुलकेशी जो प्रथम था, पुलकेशी प्रथम जो कि पुलकेशी प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। कहने का मतलब पुलकेशी प्रथम है। इस पुलकेशी प्रथम का जो शासनकाल है, यह शासनकाल 550 ईस्वी से लेकर 566 ईस्वी तक, यानी कि जो पुलकेशी प्रथम है, इस पुलकेशी प्रथम का यहाँ पर शासन जो कि 550 ईस्वी से लेकर 566 ईस्वी तक, कहीं कहीं 567 ईस्वी भी देखने को हमको मिलता है। इस समय इसने यहाँ पर शासन किया। इस पुलकेशी प्रथम ने यह एक पराक्रमी शासक था, या कहें कि इस वंश का सबसे पराक्रमी शासक है। इस वंश का जो प्रथम पराक्रमी शासक, इस चालुक्य वंश का प्रथम पराक्रमी शासक है जो कि पुलकेशी प्रथम था। इस पुलकेशी प्रथम जो कि इस वंश का पराक्रमी शासक था प्रथम। इसी के साथ इस शासक ने, पुलकेशी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। अश्वमेध यज्ञ कहें तो ये अश्व को छोड़ देते थे, है ना, पूजा पाठ करके, फिर वो चला जाता था। जिस स्थान पर जाएगा वो उसी राजा का क्षेत्र हो जाएगा। बीच में कोई रोकेगा तो उसके साथ इसका युद्ध होगा, है ना। इसी के साथ इस जो पुलकेशी प्रथम है, इस पुलकेशी प्रथम ने जो ये चालुक्य राजवंश है, इस चालुक्य राजवंश की राजधानी बनाई। वो राजधानी वातापीपुर राजधानी थी। इस पुलकेशी प्रथम ने अपने जो ये राजवंश था, चालुक्य वंश, इस चालुक्य राजवंश की राजधानी वातापीपुर बनाई। इस वातापीपुर को वर्तमान में बादामी नाम से जाना जाता है। बादामी नाम से जाना जाता है, इसलिए इस वंश को बादामी चालुक्य वंश भी कहा जाता है। इसी के साथ जो ये बादामी या कहें कि वातापीपुर, ये वर्तमान में जो कर्नाटक जो राज्य है, भारत में एक राज्य है कर्नाटक है, इस कर्नाटक के अंदर ये बादामी नामक स्थान मौजूद है। तो इस स्थान पर इसने पुलकेशी प्रथम ने अपना राज्य की राजधानी बनाई।
है ना। इसी के साथ पुलकेशी द्वितीय के बारे में हमको अधिक जानकारी देखने को नहीं मिलती, इससे अधिक। अब पुलकेशी द्वितीय के बाद में इसका एक उत्तराधिकारी होता है, पुलकेशी द्वितीय का उत्तराधिकारी। तो पुलकेशी प्रथम के बाद में जो कि इस शासक चालुक्य वंश का शासक बनता है। पुलकेशी प्रथम के बाद में चालुक्य वंश का शासक कीर्ति वर्मा, या कहेंगे कीर्ति वर्मन। हमने वर्मा और वर्मन, यानी कि जो वर्मा है इस वर्मा को ही वर्मन, यानी कि जो ये वर्मन है ये संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी अर्थ जो कि वर्मा होता है ना। तो ये कीर्ति वर्मा है। कीर्ति वर्मा पुलकेशी प्रथम के बाद में कीर्ति वर्मा प्रथम जो कि इस वंश का शासक बनते हैं। कीर्ति वर्मा प्रथम इस वंश के शासक बनते हैं। ये इस पुलकेशी प्रथम के बेटे थे, इनके पुत्र थे। इसी के साथ इसने जो कीर्ति वर्मन प्रथम है, कीर्ति वर्मा प्रथम है, इस कीर्ति वर्मा प्रथम ने कर्नाटक है, यानी कि जो कर्नाटक है, इस कर्नाटक के अंदर कर्नाटक है कि ये जो कर्नाटक है इस कर्नाटक के अंतर्गत एक स्थान है जिसका नाम है बनावली, यहाँ पर है ना। इस पर जो कि एक राजवंश का शासन कर रहा थे कदम्बो, यानी कि इस कर्नाटक के अंदर कदम्बो शासक कर रहे थे, बनावली के अंदर कदम शासक कर रहे थे कदम्ब। अब इस जो ये कीर्ति वर्मा था, इस कीर्ति वर्मा ने इन पर आक्रमण किया। कीर्ति वर्मा ने इन कदम्बों पर आक्रमण किया। कदम्बों पर आक्रमण करके कीर्ति वर्मा ने इन कदम्बों को हरा दिया। ये कदम्ब जो कि वर्तमान कर्नाटक राज्य में थे, इनको हरा दिया। इसके बाद में हमको जानकारी मिलती है कि जो ये था ना कि ये क्या नाम है इसका, कि ये कीर्ति वर्मा प्रथम था। इस कीर्ति वर्मा प्रथम ने अग्निष्टोम एक यज्ञ करवाया था। अग्निष्टोम यज्ञ कराने वाला कीर्ति वर्मा प्रथम था। इसी के साथ अब इसने यज्ञ कराया तो इससे कहीं ना कहीं ये प्रमाणित होता है कि ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से संबंधित थे, है ना, या कहीं कि वैदिक धर्म से इनका कहीं ना कहीं लगाव था। इसी के साथ जो कीर्ति वर्मा है, कीर्ति वर्मा की या कहीं कीर्ति वर्मा प्रथम की जब मृत्यु हुई, यानी कीर्ति वर्मा प्रथम जब मरा तो इसका जो पुत्र थे, कीर्ति वर्मा के 3 पुत्र थे या कहीं 3 बेटे थे। ये 3 बेटे इसकी मृत्यु के समय नाबालिग थे, यानी कि इनकी आयु छोटी थी, जिसके कारण इस कीर्ति वर्मा का एक भाई था जिसका नाम था मंगलेश। इस मंगलेश को इसका शासक बना दिया गया। कीर्ति वर्मा की जब मृत्यु हुई, कीर्ति वर्मा का जो 3 बेटे थे वो बेटे नाबालिग थे, यानी कि छोटे थे, जिसके कारण कहा गया कि अब तो आप शासन कर लो। मंगलेश को कहा गया अब तो आप शासन कर लो, लेकिन जब ये बड़े हो जाए ना, मेरे पुत्र बड़े हो जाए, तब आप इनको ये साम्राज्य सौंप देना। तो अब इस कीर्ति वर्मा प्रथम के बाद में कीर्ति वर्मा का भाई मंगलेश शासक बनता है। मंगलेश शासक बनता है। अभी मंगलेश का जो शासन है ना, मंगलेश का शासन जो कि मंगलेश का शासन, ये जो कीर्ति वर्मा है, कीर्ति वर्मा का शासन रहता है 566 या कहीं 67 से लेकर 597-98 तक। अब मंगलेश का शासन रहता है 500, मतलब इनको हम बाद में देख लेंगे ना इन डेटों को तो। लेकिन अब इस कीर्ति वर्मा प्रथम है, इस कीर्ति वर्मा प्रथम के बाद में जो कि मंगलेश शासक बना। अब मंगलेश जो कि शासक बन गया तो मंगलेश ने मालवा के अंदर एक राजवंश था। मालवा यानी कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर मालवा था। इस मालवा के अंदर एक राजवंश था जिसका नाम है कलचूरी राजवंश। इन कलचूरी राजाओं को इस मंगलेश ने पराजित किया। मंगलेश ने यानी कि हरा दिया। इन कलचूरी राजाओं को इस मंगलेश ने हरा दिया। अब हरा तो दिया, जीत भी लिया, लेकिन अभी जब मरने वाला था तो मतलब ये मंगलेश है ना, ये जो मंगलेश है, ये मंगलेश अपने जो बेटे थे, मंगलेश की जो अपने बेटे थे, इन बेटों को ये राजा बनाना चाहता था। लेकिन इस जो कीर्ति वर्मा के पुत्र थे, इन कीर्ति वर्मा का एक बेटा था जिसका नाम था पुलकेशी द्वितीय। कीर्ति वर्मा का पुत्र था जिसका नाम था पुलकेशी द्वितीय इस मंगलेश से कहा कि आपको जो हमारे पिता कीर्ति वर्मा का जो साम्राज्य मिला है, अब हम बड़े हो गए हैं, आप हमको हमारे पिता का साम्राज्य लौटा दो। लेकिन जो ये मंगलेश है, मंगलेश इसके जो बेटे थे खुद के, उनको ये शासक बनाना चाहता था। इससे ये पुलकेश नाराज हुआ। पुलकेश इस मंगलेश को मार देता है। मारने के बाद में जो पुलकेशी द्वितीय इस चालुक्य वंश का शासक बनता है। तो हम बात करें पुलकेशी द्वितीय जो कि
कहें कि कीर्ति वर्मा प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसे पुलकेशी द्वितीय, जो कि अब जो ये मंगलेश है, ये मंगलेश जब इसको मार दिया जाता है, मारने के बाद में जो चालुक्य जो वंश था ये अनेक सामंतों से मिलकर बना हुआ था, यानी सामंत कहें कि छोटे छोटे राजाओं से बनकर मिला हुआ था। लेकिन जैसे ये मंगलेश मारा जाता है तो जो इसके सामंत थे, चालुक्य वंश के जो सामंत थे, इन सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ये सामंत कहते हैं कि हम है ना, जो ये चालुक्य वंश, इस चालुक्य वंश के अधीन नहीं रहेंगे, हम अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं, अब हमारे ऊपर हमारा ही शासन है, किसी और का शासन नहीं है, ऐसे इसकी घोषणा यहाँ के सामंत कर देते हैं। तो अब जो पुलकेशन दित्य हैं, पुलकेशन दित्य अपने सामंतों पर आक्रमण नीति अपनाता है, यानी कि इन पर आक्रमण करता है और आने पर मजबूर कर देता है कि भाई तुम कहां जा रहे हो, मैं तो शासक बना हूं, तुम मुझको छोड़कर कहां जा रहे हो, आक्रामक नीति अपनाता है। इसके बाद में कदम्बों की राजधानी बनावली पर आक्रमण, यानी कि जो एक हमने बताया कि यहाँ पर कर्नाटक के अंदर बनावली है, इस बनावली ना, इस बनावली पर जो कि कदम्बों का शासन था, कदम्बों की राजधानी जो कि बनावली थी, इसे बनावली पर है ना, कर्नाटक के अंदर बनावली, इन पर आक्रमण इस पुलकेशी द्वितीय ने किया। द्वितीय ने आक्रमण कर इसको भी अपने अधीन कर लिया। इसी के साथ हमको जानकारी मिलती है कि जो ये पुलकेशी द्वितीय है, पुलकेशी द्वितीय है, इस पुलकेशी द्वितीय ने लाट मालवा, यानी कि जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर लाट मालवा, इसी के साथ जो गुजरात है, इन गुजरातों पर आक्रमण किया। इस पुलकेशी द्वितीय ने इन मालवा और गुजरात पर, लाट मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया। आक्रमण करके इन दोनों को अपने अधीन कर लिया, इन दोनों को अपना गुलाम बना लिया। मालवा और गुजरात को इस पुलकेशी द्वितीय ने अपने अधीन कर लिया। इसके साथ इस पुलकेशी द्वितीय है ना, इस पुलकेशी द्वितीय के पास एक विशाल नौसेना थी, यानी कि जल की नौसेना, जो जहाजों वाली, वो नौसेना इस पुलकेशी द्वितीय के पास एक विशाल नौसेना थी, जिसके बदौलत इसने कोंकण, यानी कि जो आज का जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र का तट है, तटवर्ती इलाका है, इसको कोंकण तट कहा जाता है। तो इस कोंकण तट और जो आज का गोवा राज्य है, इस गोवा राज्य को इस पुलकेशी द्वितीय ने अपनी नौसेना के बदौलत जीता। यानी कि इसे जो कि ये है ना, कि जो मालवा था और कोंकण था, इन कोंकण को भी इस पुलकेशी द्वितीय ने अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके साथ ही हमको जानकारी मिलती है कि पुलकेशी द्वितीय, अब क्या हुआ कि ये है ना, कि क्या होता है कि ये हमारा है गुजरात। तो इस समय क्या हुआ है, उत्तर भारत के अंदर थानेश्वर नामक स्थान था, हरियाणा के अंदर, हरियाणा जो आज जगह राज्य है, इस हरियाणा के राज्य के अंदर एक थानेश्वर नामक स्थान था, इस पर शासन कर रहा था हर्षवर्धन ने बाद में अपनी राजधानी बदलकर कन्नौज, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज कर दी। अब कन्नौज करने के बाद में अब ये अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने जो गुजरात का वल्लभी नामक स्थान है, इस गुजरात के वल्लभी के अंदर मैत्रक वंश का शासक ध्रुवसेन जो कि शासन कर रहा था, इसे गुजरात के वल्लभी में मैत्रक वंश का शासक ध्रुवसेन शासन कर रहा था। अब इस ध्रुवसेन पर इस कन्नौज के शासक हर्षवर्धन आक्रमण करता है, आक्रमण कर इस ध्रुवसेन को हरा देता है। हराने के बाद में इस ध्रुवसेन की जो बेटी है, इस बेटी से विवाह ये हर्षवर्धन कर लेता है। तो इस हर्षवर्धन यानी कन्नौज के शासक हर्षवर्धन और इस वल्लभी के शासक है ना ध्रुवसेन, इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हो जाते हैं, यानी कि ये तो हमारा दामाद बन जाता है और ये यहाँ पर ससुर बन जाता है। तो इनके दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब इसकी जानकारी जो पुलकेशी द्वितीय को मिलती है और अपने पुलकेशी द्वितीय अपने जो गुप्तचर है इनको भेजता है कि भैया क्या रणनीति बना रहे हैं। तो इसको पता लगता है इस पुलकेशी द्वितीय को कि अब ये दोनों मिलकर, दामाद और ससुर, ये दोनों मिलकर, यानी कि हर्षवर्धन और जो ये ध्रुवसेन, ये दोनों मिलकर अब हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। तो इस पुलकेशी द्वितीय को लगा कि ये आक्रमण करे, इससे पहले ही हमको इनके ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए। तो अब जो ये पुलकेशी द्वितीय है, ये पुलकेशी द्वितीय जो मध्य प्रदेश के अंदर एक नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी घाटी पर इधर से तो जो कि हर्षवर्धन होता है और इधर से जो हमारे पुलकेशी द्वितीय होता है, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है बड़ा भयंकर, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। अब इस युद्ध के अंदर पुलकेशी द्वितीय इस कन्नौज के शासक हर्षवर्धन को हरा देता है। यह हर्षवर्धन बहुत शक्तिशाली शासक था, उत्तर भारत पर इसका शासन था।
और ये इस शक्तिशाली शासक को ही पुलकेशिन द्वितीय हरा देता है। इसका मतलब यह है कि पुलकेशिन द्वितीय उस समय जो कि एक शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक है, ताकतवर शासक था। तो देखो नर्मदा नदी घाटी पर हर्षवर्धन को हराया। अब जैसे ये हर्षवर्धन को नर्मदा नदी घाटी पर हरा देते हैं, हराने के बाद में पुलकेशिन द्वितीय इस खुशी में एक उपाधि धारण करता है। उस उपाधि का नाम था परमेश्वर। तो ये बार बार पूछा गया है ना, स्टेट लेवल या कहें कि सेंट्रल लेवल या कहें यूपीएससी के अंदर भी, कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद में कौन सी उपाधि धारण की, तो वो है हमारी परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसी के साथ जो हमारी जो ये हमारा ये वह है, ये चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय, इस पुलकेशिन द्वितीय ने कोची यानी कि जो आज का जो हमारा तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु के अंदर एक स्थान है। आज का जो हमारा तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है कोची। इस कोची पर जो कि एक राजवंश शासन कर रहा था जिसका नाम था पल्लव राजवंश। इस कोची पर पल्लव राजवंश शासन कर रहे थे। तो इन पल्लव राजवंशों पर जो हमारे पुलकेशी द्वितीय आक्रमण करता है। आक्रमण करके इनके पास धन लेता है, धन लेकर चला जाता है। इसके बाद में ये लेकर चला जाता है। इसके बाद में ये कलिंग की ओर जाता है और यहाँ पर कौशल की ओर जाता है। जैसे ही इस पुलकेशी द्वितीय की खबर इस कलिंग जो कि शक्तिशाली शासक था, इसी के साथ जो कौशल है इसको जानकारी मिलती है। तो कौशल और कलिंग के राजाओं को जैसे ही पुलकेशी द्वितीय की आने की खबर मिलती है कि सेना लेकर आ रहा है, हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, तो ये दोनों डर जाते हैं कि हमारा नाश होने वाला है। इसलिए इसने आने मात्र के डर से ही युद्ध नहीं करते हैं, ये केवल भाई ये आता है, आने के डर से ही ये दोनों कौशल और ये कलिंग, ये दोनों आत्मसमर्पण कर देते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं कि महाराज क्यों हमारा आप नाश करते हो, हम क्यों बर्बाद करते हो, हम तो वैसे ही आपके गुलाम स्वीकार करते हैं, आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। तो कहने का मतलब है कौशल और कलिंग ने भी इस पुलकेशी द्वितीय के सामने हथियार डाल दिए बिना युद्ध किए। तो इसके मतलब ये प्रमाणित कहने के लिए होता है कि पुलकेशी द्वितीय समय काल के अंदर एक शक्तिशाली शासक था, ताकतवर शासक था। इसके साथ बाद में हमको जानकारी मिलती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है, इस पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों पर पुनः आक्रमण किया। कि पहले तो यहाँ पर पल्लव थे, है ना, तमिलनाडु के पल्लव थे, इन पल्लवों पर आक्रमण किया, धन लेकर चला गया। लेकिन अभी इसने सोचा कि नहीं भाई, धन से कुछ नहीं होगा, हमको भी ये क्षेत्र भी चाहिए, इस क्षेत्र को भी हमको हमारे साम्राज्य में मिलाना है। तो अब ये फिर से ये पुलकेशी द्वितीय इन पर आक्रमण करता है पल्लवों पर। अब इस पल्लवों पर एक शासक होता है जिसका नाम था नरसिंह वर्मा। नरसिंह वर्मा इन पल्लवों पर शासन जो कि राजा था। अब ये पुलकेशी द्वितीय इन पर आक्रमण करता है। तो ये नरसिंह वर्मा जो कि पल्लव शासक था, नरसिंह वर्मा इससे कोई हरा देता है। ये पुलकेशी द्वितीय तो आता है इनको हराने के लिए, है ना, लेकिन जो ये हमारा नरसिंह वर्मा इस पुलकेशी द्वितीय को ही हरा देता है। हराने के बाद में ये क्या होता है, मर जाता है। तो अब क्या होता है कि अब इसके बाद में यानी कि पुलकेशी द्वितीय के बाद में जो हमारा ये वंश है, चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश का शासक बनता है विष्णुवर्धन, जो कि शासक बनता है। विष्णुवर्धन शासक बना, विष्णुवर्धन जो कि शासक बना कि अपना मर गया, मरने के बाद ये तो मर गया। अब जो इसका भाई था, पुलकेशी द्वितीय का भाई, जिसका नाम था विष्णुवर्धन, विष्णुवर्मा, वर्धन है वर्मा एक ही बात है ना, जो विष्णुवर्मा, विष्णुवर्धन, तो वर्धन ये हमारा विष्णुवर्धन जो कि शासक बनता है, इस चालुक्य वंश का शासक बन जाता है। अब इस शासक बनने के बाद में हमको कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है कि जो ये विष्णुवर्धन है ना, जो कि जिसे पुलकेशी द्वितीय का जो कि चहेता था, इसका प्रिय था, जिसके कारण क्या हुआ कि इसी की अनुमति से, पुलकेशी द्वितीय की अनुमति से इस विष्णुवर्धन ने जो ये वंश था चालुक्य वंश, इस चालुक्य वंश का पूर्वी भाग, चालुक्य वंश के पूर्वी भाग को जो विष्णुवर्धन है, इस विष्णुवर्धन ने वेंगी चालुक्य वंश की स्थापना की। कि पुलकेशी द्वितीय का जो कि पुलकेशी द्वितीय था, इस पुलकेशी द्वितीय का जो भाई था विष्णुवर्धन, इस विष्णुवर्धन ने इस पुलकेशी द्वितीय की अनुमति से जो पूर्वी चालुक्य वंश था, यहाँ पर एक नया वंश जिसका नाम वेंगी चालुक्य वंश की यहाँ पर स्थापना करता है ये विष्णुवर्धन। इसके बाद में विष्णुवर्धन के बाद में जो कि अगला शासक बनता है वो हमारा विक्रमादित्य प्रथम है। अब विक्रमादित्य के नाम से आपको कंफ्यूज हो सकता है,
कंफ्यूज आप कैसे होंगे कि विक्रमादित्य बहुत सारे हुए हैं, जैसे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो इनके बारे में देखें कि एक मौर्य शासक है जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, वो बहुत दूर की बात है। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, इसने मौर्य वंश की स्थापना की। लेकिन मौर्य के बाद में समय जैसे गुजरता है, फिर आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश आता है। अब इस गुप्त वंश के अंदर एक शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। ये गुप्त शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त शासक बनता है। समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो कि गुप्त शासक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, विक्रमादित्य की। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। लेकिन जैसे टाइम गुजरता है तो यहां पर आता है ये चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के अंदर भी कि अब विक्रमादित्य प्रथम तो गुप्त के अंदर हो गया, अब एक चालुक्य जो राजवंश है इसके अंदर विक्रमादित्य प्रथम होता है। विक्रमादित्य प्रथम के बाद में विक्रमादित्य द्वितीय होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि इस चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य प्रथम। तो विक्रमादित्य प्रथम पुलकेशी द्वितीय का उत्तराधिकारी था। पुलकेशी द्वितीय का ये उत्तराधिकारी था, है ना। पुलकेशी द्वितीय का ये हमारा यानी इसका उत्तराधिकारी ये विक्रमादित्य था। अब विक्रमादित्य जो कि चोल चेल पांडे, यानी कि अब विक्रमादित्य जैसे ही शासन करने आता है, यानी कि विक्रमादित्य का जैसे ही शासन आता है, तो अब जो दक्षिण भारत है, जो भारत है, इस दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत के इस भाग पर तो चोल थे, चोल शासन कर रहे थे। इस भाग पर चेर, यानी कि आज जो केरल है इस पर चेर शासन कर रहे थे। और जो आज का तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु पर पांडे राजा शासक कर रहे थे। अब ये जो चोल चेल पांडे, ये तीनों इस विक्रमादित्य के समय आते ही इन्होंने कहा कि हम तो स्वतंत्र होंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम अलग राज्य हैं, हमारी अलग संविधान, हम अलग रहेंगे, मतलब। तो ये चोल चेल पांडे अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। अब स्वतंत्र जैसे ही करे, ये चोल चेल पांडे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करे, तो विक्रमादित्य नाराज हुआ तो विक्रमादित्य अपनी सेना लेकर जाता है इस चोल चेल पांडे को। यहाँ पर एक राजवंश था जिसका नाम पल्लव राजवंश। इन पल्लव राजवंश के अधीन इन चोल चेल पांडे राजाओं को कर देता है, यानी कि अपनी सेना अपने दम के बदौलत चोल चेल पांडे को पल्लव राजाओं के अधीन कर देता है। और अब इस पल्लव राजाओं को ये विक्रमादित्य अपने अधीन कर लेता है, यानी कि चोल चेल पांडे छोटे राज्य थे, इन छोटे राज्यों को इसे पल्लव राज्यों के अधीन कर देता है। और पल्लव राज्य एक बड़ा राज्य था, इसको अपने अधीन कर लेता है। तो भाई साहब ये ताकतवर शासक था। इसी के साथ देखें कि जिन पर एक हमको जानकारी मिलती है कि विक्रमादित्य प्रथम ने जिन पर भी आक्रमण किया, चाहे वो कोई भी हो, उन पर जितने भी आक्रमण किए, तो ये हर बार विजय रहा, हर बार जीता, ये हारा ही नहीं, है ना, हारा ही नहीं। इसको 3 समुद्रों के बीच का सम्राट भी कहा जाता है। विक्रमादित्य प्रथम को 3 समुद्रों का सम्राट भी कहा जाता है, 3 समुद्रों के मध्य भूमि का सम्राट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, इधर तो ये हमारा दक्षिण भारत है, ये हमारा दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है। अब इन तीनों क्षेत्रों के बीच का जो भूभाग है, यानी जो दक्षिण भारत है, इस पर शासन इस विक्रमादित्य का है। इसलिए इसको 3 समुद्रों का बीच का सम्राट कहा जाता है। इसके घोड़ों तीनों समुद्रों में पानी पीते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसका शासन है ना। इसलिए इसको 3 समुद्रों के बीच का भूमि का सम्राट कहा जाता है। इसी के साथ अब जो विक्रमादित्य है, इस विक्रमादित्य का एक भाई था जिसका नाम है जय सिन्हा वर्मा। विक्रमादित्य का भाई था जय सिन्हा वर्मा। अब इस जय सिन्हा वर्मा जो कि विक्रमादित्य के प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार रखता था, यानी कि इससे ज्यादा प्रेम करता था, इससे बड़ी मोहब्बत करता था ये विक्रमादित्य प्रथम जो कि अपने भाई जय सिन्हा वर्मा से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्रेम करता था। अब ये क्या हुआ कि प्रेम के कारण इस विक्रमादित्य ने इस जय सिन्हा वर्मा को लाट का गवर्नर, यानी कि लाट एक राज्य था इसका, विक्रमादित्य का, इस लाट का गवर्नर, यानी कि कहें गवर्नर बना दिया। अब इस जो ये जय सिन्हा वर्मा था, इस जय सिन्हा वर्मा ने गुजरात के अंदर चालुक्य शासक का स्थापना की। यानी कि भाई अब जैसे ये बन गया यहाँ का लाट का गवर्नर, तो इस जय सिन्हा वर्मा ने इस गुजरात के अंदर एक चालुक्य वंश की एक नई शाखा चालुक्य वंश की नई शाखा की स्थापना की इस जय सिन्हा वर्मा ने।
इसी के साथ यानी कि इसने तो मोहब्बत दिखाई इसको, लेकिन इसने मोहब्बत का दुरुपयोग उठाया, यानी कि किसने कहा कि इसका उल्टा फायदा इसने उठा लिया। इसी के साथ इस विक्रमादित्य के बाद में जो कि शासक बनता है विनयादित्य। विक्रमादित्य के बाद में विनयादित्य शासक बनता है। अब विनयादित्य का एक अभिलेख है जिसका नाम जेजुरी ताम्रपत्र, यानी तांबे पर लिखे हुए कुछ टिप्पणी है, ताम्र अभिलेख है। अभी विनयादित्य के जेजुरी ताम्र अभिलेख से हमें पता चलता है कि इस विनयादित्य यहाँ का शासक है, पल्लवों का शासक है, चालुक्य वंश का शासक है, विनयादित्य चालुक्य का शासक है। अभी जेजुरी ताम्रपत्र के हमको मिलता है कि इस विनयादित्य ने जो ये पल्लव है, यानी कि यहाँ पर जो पल्लव है, इन पल्लवों पर विजय प्राप्त की। इसी के साथ यहाँ पर कलभ्रो है ना, कलभ्रो इन पर विजय प्राप्त की। इसी के साथ दो मालवो है ना, इन मालवों पर विजय प्राप्त की। इसी के साथ चोलो, ये दक्षिण भारत में चोलो, इन पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ऐसी हमको जानकारी विनयादित्य के जो अभिलेख है जेजुरी ताम्रपत्र अभिलेख इसमें देखने को मिलती है। अब विनयादित्य के बाद में एक शासक बनता है जिसका नाम है विजयदित्य। विनयादित्य अलग है, विजयदित्य शासक बनता है। अब जो विजयदित्य के बारे में हमको जानकारी मिलती है कि इस विजयदित्य ने दक्षिण भारत के 4 जो प्रदेश थे, इन 4 प्रदेशों को जीता। लेकिन हमको यह जानकारी नहीं मिलती हमारे इतिहासकारों के वो 4 प्रदेश कौन से थे। जानकारी तो मिलती है कि 4 प्रदेश जीता था ये विनयादित्य, लेकिन कौन से जीते थे इसकी हमको जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद में कीर्तिवर्मा है ना, विक्रमादित्य द्वितीय, इसी के साथ कीर्तिवर्मन। अभी 2 टॉपिक और हमारे बचे हुए हैं। अब देख लें कि इनका डेट, तो पुलकेशन द्वितीय प्रथम है, पुलकेशी प्रथम है। ये पुलकेशी प्रथम चालुक्य वंश का शासक बनता है जिसका शासनकाल 550 ईस्वी से लेकर 566, कहीं 567 भी देखने को मिलता है, इस तक इसने शासन किया। इसके बाद में फिर आता है कीर्तिवर्मा जो कि 566 या कहीं 67 है, कहीं 66 देखने को मिलता है, कहीं 67 देखने को मिलता है। तो इसने कीर्तिवर्मा 566 से लेकर 566 या 67 से लेकर 597-98 तक जो कि शासन किया। यानी कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 97 तक शासन किया, कुछ मानते हैं कि 98 तक शासन किया। इसी के साथ इसके बाद में जो शासक बनता है कीर्तिवर्मा के बाद मंगलेश ने 597 से लेकर 608 तक शासन किया। अब इस मंगलेश के बाद में पुलकेशी द्वितीय शासक बनता है। पुलकेशी द्वितीय ने 609 से लेकर 642 तक शासन किया। विष्णुवर्धन इस पुलकेशी द्वितीय के बाद में शासक बनता है जिसने 615 से लेकर 633 ईस्वी तक शासन किया। फिर विष्णुवर्धन के बाद में विक्रमादित्य प्रथम शासक बनता है जिसने 655 से लेकर 680 ईस्वी तक शासन किया। फिर विनयादित्य के बाद में जो कि विक्रमादित्य प्रथम के बाद में विनयादित्य शासक बनता है जिसने 680 से लेकर 696 ईस्वी तक शासन किया। फिर विनयादित्य के बाद में विजयदित्य शासक बनता है। विजयदित्य ने 696 से लेकर 733 या कहेंगे 733, कहीं 700 हमको 34 भी ये देखने को मिलती है। तो इसने विजयदित्य ने 696 से लेकर 733 या कहेंगे 734 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद में विक्रमादित्य शासक बनता है। विक्रमादित्य ने जो शासन किया 733 से लेकर 733 या कहेंगे 734, दोनों में से एक है, क्योंकि कुछ इतिहासकार को मतभेद है, कोई कहते हैं 733 है, कोई कहते हैं 734 है, तो इसलिए हमने दोनों बता दिया, 733 भी 734 भी। तो विक्रमादित्य द्वितीय है, इस विक्रमादित्य द्वितीय ने 733 से लेकर 734 तक शासन किया। 733 या कहेंगे 734 से लेकर 746-47 तक इसने शासन किया। इसके बाद में कीर्तिवर्मा आता है। तो ये विक्रमादित्य जो सेकंड है, जो कि बहुत शक्तिशाली शासक होता है भाई, इसको हम अलग से देखने का प्रयास किए रहेंगे। यानी कि हमारा जो सीरीज नंबर जो 94 है, यानी कि कल 10 बजे है ना अगली सीरीज, यानी कि आप हमारे प्ले लिस्ट में जैसे जाओगे तो वहाँ पर जो कि सीरीज नंबर 94 यहाँ पर मिल जाएगी, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हो। तो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक पर मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, जय हिंद।